नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हम लोग जब छोटे थे तो एक कहानी पढ़ी थी, उसका शीर्षक था ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। और ये आज मुझे उस समय वो कहानी याद आ गई जब एनडीए की दल की बैठक चल रही थी और प्रधानमंत्री को चुना जाना था। तो पहले राजनाथ सिंह, फिर गडकरी, फिर सारे जितने लोग थे सबने भाषण दिए। प्रधानमंत्री जी का नंबर आया। मुझे लगा प्रधानमंत्री आज बड़े विजन की बात करेंगे, बड़े विकास की बात करेंगे। उनको एहसास होगा कि अब उनकी जो ये फर्जी बातें थी उनको देश ने नकार दिया। अब देश उनकी झूठी-झूठी बातों में आएगा नहीं, उनकी गारंटी की हवा निकाल दी। कभी उन्होंने कल्पना नहीं करी होगी कि वो कहेंगे ये मोदी की गारंटी है और सरकार जनता देश की जनता उन्हें पूरा बहुमत नहीं देगी। लेकिन देश की जनता समझ गई थी कि साहब कितनी फर्जी गारंटी देते हैं। तो इस बार उनका पूरा बहुमत नहीं आया। तो जो तानाशाही वाली उनकी शैली थी वो तो हवा-हवा ही दिखाई दी। अब तक सिर्फ मोदी की सरकार, मोदी का संकल्प, मोदी की बात, मोदी का विश्वास, ये सारी कहानियां हम सुनते रहे थे। पहली बार हमने भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं के मुंह से भी, गडकरी जी के मुंह से भी, राजनाथ सिंह जी के मुंह से भी, बेचारे डर के मारे अब तक मोदी सरकार करते थे, लेकिन आज पहली बार हमने उनके मुंह से सुना कि एनडीए की सरकार। तो कम से कम विपक्ष के तेवरों ने, विपक्ष की संख्या ने उनको मोदी सरकार से एनडीए की सरकार पे तो ला दिया है। मुझे लगा इसके बाद एक बड़ी तस्वीर खड़ी करेंगे, वो बड़ा विश्वास पैदा करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि वो एक ऐसे नेता हैं जो अब भारत के को में सबको साथ लेके चलेंगे। होना भी चाहिए। देखिए, आप भी कोई नई ज़िम्मेदारी सँभालते हैं, नया बिज़नेस खड़ा करते हैं, तो बड़ा सकारात्मक बात करते हैं उस समय, कोई नेगेटिव बात नहीं करते। किसी भी ज़िंदगी के अच्छे पहलू में नेगेटिव बात नहीं होती। तो मुझे लगा था प्रधानमंत्री जी आज सकारात्मक बात करेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। वही रटा-रटाया रोना कि विपक्ष ने ये नहीं किया, कांग्रेस से ये नहीं किया, 10 सालों में हम लोगों ने ये कर दिया। चलो हाँ, ये कर दिया, ये तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस से ये नहीं किया, कांग्रेस से वो नहीं किया, विपक्ष ये करता है। अरे विपक्ष को कब तक रोओगे आप? विपक्ष तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएगा, विपक्ष मंगलसूत्र ले जाएगा, विपक्ष तुम्हारी टोटी खोल के ले जाएगा। ये सारे डायलॉग अब प्रधानमंत्री जी के पुराने हो गए। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये विपक्ष को आखिर कोसते कब तक रहेंगे। उससे पहले मेरी नज़र मंच पे पड़ी। मंच पर मैंने देखा बैठा कौन-कौन है। तो वहाँ पे कई ऐसे एनडीए के सहयोगी बैठे थे जिनकी एक-एक सीट आई है। वहाँ अनुप्रिया पटेल भी थी, वहाँ जीतन राम मांझी भी थे और तमाम नेता थे। तो मुझे लगा कि मैंने देखा कि जयंत चौधरी नहीं दिख रहे हैं। मैंने टीवी को दाएँ तरफ से देखा, बाएँ तरफ से देखा। मैंने कहा ये अनुप्रिया पटेल 1 सांसद और जयंत चौधरी के 2 सांसद मंच पे नहीं दिख रहे हैं। फिर टीवी घूमा, टीवी सांसदों पे दिखा रहा था, बार-बार कंगना रनावत के ऊपर फोकस कर रहा था। मुझे लगा कि फिर इनके गाल पे निशानों की बात होने लगेगी कि कल बहुत खराब तरीके से सीआईएसएफ के कांस्टेबल ने उनको थप्पड़ मार दिया था। हम समर्थन नहीं करते, वर्दी वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बेचारी बहुत गुस्से में थी कांस्टेबल। उसने ऐसा कर दिया। फिर कंगना रनौत के गाल की तस्वीरें वायरल होती है, लाल-लाल उँगलियों के निशान थे। तो कैमरा भी बार-बार कंगना रनौत पे फोकस कर रहा था। फिर अचानक निगाह पड़ी तो देखा दूसरी लाइन में जयंत चौधरी बैठे हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुझे कहीं जाना था, लेकिन मैं केवल ये सोच के कि मैंने शायद गलत तो नहीं देख लिया, मैं बैठ गया। प्रधानमंत्री के भाषणों से तो मुझे ऊब हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था कि इतने पावन दिन पर जब कोई आदमी तीसरी बार शपथ देने जा रहा हो, तो कितनी खराब-खराब बातें विपक्ष ने ये नहीं किया। मतलब ये रोना कब तक रोओगे भाई? अब तो अपनी बात करो ना, अपने उत्थान की बात करो। कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने मुझे लगा अब ये शुरू हो जाएँगे कि चाचा नेहरू ने ये नहीं किया, गांधी जी ने ये नहीं किया। गांधी जी तो खैर हिम्मत नहीं होती है कहने की, मन में गांधी के प्रति कितनी नफरत रखे, लेकिन मुंह पे कहने की हिम्मत नहीं होती है। हाँ, उससे पहले मुझे एक तस्वीर बड़ी अच्छी लगी। अंदर घुसे और संविधान को उठाकर उन्होंने माथे से लगाया। इस चुनाव में प्रधानमंत्री को लोगों ने याद दिला दिया कि देश का संविधान सबसे ऊपर है। तो महाशय, 400 पार करके ये जो संविधान में बदलाव का सपना देख रहे हो ना, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हो, ये पूरा ना होने वाला। और प्रधानमंत्री जी शपथ लें उससे पहले टीडीपी के नेता का बयान आ गया कि भैया हम जो मुसलमानों को आरक्षण देते हैं वो जारी रहेगा। और उसके बाद में वहाँ पे ये भी बयान आ गया कि आंध्र में जो है वो आंध्र प्रदेश में तीर्थ यात्री जो मुस्लिम हज यात्री जाएंगे उनको वो 1-1 लाख रुपए की राशि की घोषणा करी है, वो देते रहेंगे। मैंने ट्वीट भी किया, मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मैंने लिखा मुझको यकीन है कि मोदी जी ऐसा नहीं होने देंगे।
मतलब मैंने अपनी वीडियो ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि टीडीपी ने ऐलान किया है कि मुसलमानों को आरक्षण जारी रहेगा। तो मैंने ट्वीट किया, जो अब इसको एक्स कहते हैं, मैंने लिखा कि मुझको यकीन है मोदी जी ऐसा नहीं होने देंगे। वो साफ साफ चंद्रबाबू नायडू से कह देंगे कि एक नहीं 10 सरकार कुर्बान हो जाए, मैं वो आरक्षण लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने देश भर में इसकी आलोचना कर करके वोट मांगे। लोगों से कहा है कि मैं जिंदा रहते धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। एनडीए की आंध्र प्रदेश की सरकार किसी भी कीमत पर मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने नहीं देगी। मैंने कहा अगर मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं और सत्ता के लालच में ये सब होने देते हैं, और उसके बाद भी अगर आप हिंदू मुसलमान के जाल में उलझे रहते हैं, यकीन मानिए आपसे बड़ा मूर्ख और कोई है नहीं। मैंने ट्वीट इसलिए किया, एक्सप्रेस के लिखा कि लोगों को हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझाते हो, पूरे चुनाव में कहते हो मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, विपक्ष मुसलमानों को आरक्षण दे देगा, और जो एक ऐलानिया कह रहा है सरकार में शामिल होने से पहले कि हमारे राज्य में, यानी एनडीए की सरकार है, वहां मोदी जी भी पार्टनर है। तो आप जितने भक्त हैं और जितने भक्ति काल में रहते हैं, अगर आप लोग सुन रहे हो तो जरा अपने दिमाग की खिड़कियां खोलिए। कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में मोदी जी कह रहे हैं कि जहां हमारी एनडीए की सरकार है, अगर वो मुसलमानों को आरक्षण दे रही है तो सरकार जानी चाहिए, मेरे को कुर्सी चाहिए प्रधानमंत्री की, तो मुसलमानों को 4 नहीं 10% आरक्षण दे दो, मेरी कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए। तो भला फिर आप लोग क्यों हिंदू मुसलमान के जाल में उलझते हो? ये नेता आपको आपको इतना मूर्ख बना रहा है, आपसे कह रहा है तुम हिंदू मुसलमान के जाल में उलझ रहे हो, और खुद वो मुसलमानों को आरक्षण देने वाली पार्टी से समझौता कर रहा है। खैर ये एक अलग विषय है, आज हम मुद्दे पे बात है। तो फिर मैंने देखा कि जयंत चौधरी दूसरी लाइन में बैठे हुए थे। मैं रुक गया, मुझे लगा कि मेरी आंखें धोखा खा गई होंगी, हो ही नहीं सकता। जब अनुप्रिया पटेल वहां बैठी हुई है, जीता राम मांझी बैठे हुए हैं, तो भला फिर ऐसा कैसे होता है कि जयंत चौधरी बैठे हो? लेकिन साहब जब मैंने चश्मा लगाया, मैंने आजकल मेरी आंख पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बताऊंगा, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या किस्सा हुआ आंख के साथ। लेकिन फिर मैंने चश्मा लगा के देखा तो वाकई जयंत चौधरी थे। मैं हैरान। ये तो ठीक है कि कुर्मियों ने वोट नहीं दिया, कुर्मियों का अधिकांश वोट समाजवादी पार्टी में गया, तो डर के मारे उन्होंने अनुप्रिया पटेल को बिठा लिया हुआ। लेकिन जाटों ने भी तो इतना इतना वोट नहीं दिया जिसके लिए जयंत चौधरी को लाए थे। और जयंत चौधरी की कितनी बेइज्जती करेंगे? बीच चुनाव में उन्होंने सहारनपुर में एक रैली थी प्रधानमंत्री की, मना कर दिया, जन निकले थे सूट बूट पहन के घर से, लेकिन मना कर दिया कि नहीं आप इस रैली में मत आओ, ठाकुर भड़क जाएंगे। चलो वहां तक भी काम चल गया। अब जयंत ने अपनी दोनों सीटें जिता ली, तो मंच पे सहयोगी दल के रूप में बैठना चाहिए, लेकिन बेचारे को दूसरी लाइन में बिठाया। तो मैंने सोचा इस राजनीति को समझा जाए, और समझाने के लिए मुझे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति जो जाट राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं उनसे, और राशिद जहीर आपके प्रिय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, इन दोनों को मैंने कहा आमंत्रित करता हूँ, आपसे बातचीत करूंगा। और ये फोटो दिखाता हूँ पहले मैं आपको कि किस तरह, ये देखिए गोल पीछे दूसरे नंबर पे बेचारे बैठे हुए हैं जयंत चौधरी, जो गले में गमछा डाले हैं, ये दूसरी लाइन में बैठे हुए हैं। अब ये मंच की जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अनुप्रिया पटेल बैठी हैं, जीतन राम मांझी बैठे हैं, बताइए एक एक सांसद वाले लोग बैठे हुए हैं मंच पर, और जयंत चौधरी बेचारा, हमारा जयंत भाई बैठा है दूसरी लाइन में। ये मैंने, जाट कौम बड़ी स्वाभिमानी कौम होती है, बड़ी आन बान शान वाली कौम होती है, ये मर कट जाती है लेकिन अपनी रसूख पे सम्मान से कोई समझौता नहीं करते। मतलब ये माना जाता है कि जाट बड़े स्वाभिमानी होते हैं, अपने मान सम्मान से नहीं करते। अब जयंत चौधरी को देख के मुझे नहीं पता कि ये अपमान लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा कि अनुप्रिया पटेल मंच पे बैठी हैं और जयंत चौधरी बेचारे दूसरी लाइन में बैठे हैं। लेकिन जाट समुदाय को ये तस्वीरें बड़ी खराब लगी। मेरे कई मित्र हैं जो जाट हैं, उनका फोन आया मुझसे मेरे पास में कि संजय जी इस पे शो करिए, दिल दुख गया हमारा। आज हमें उम्मीद नहीं थी कि चौधरी चरण सिंह का वारिस, चौधरी चरण सिंह का खून इस हद तक अपने स्वाभिमान को झुकाकर दूसरी पंक्ति में बैठ सकता है, जबकि उससे मंच पर बैठना चाहिए। लेकिन राजनीति यही होती है, क्या किया जाए। चलिए बात करते हैं पुष्पेंद्र जी। जाट बिरादरी बड़ी स्वाभिमानी होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें दिख रही हैं आपको, अनुप्रिया पटेल मंच पर हैं और जयंत चौधरी दूसरे लाइन पे बैठे हैं। अब मुझे पता है कि आपको शर्म भी आ रही होगी, आपको लज्जा भी आ रही होगी, लेकिन क्या राजनीति इतनी खराब चीज होती है, कुर्सी इतनी खराब होती है कि उसके मान सम्मान से समझौता कर लिया जाए? वो खाप पंचायतें, वो जाट चौधरियों के नेता आज अपने इस लाडले को देखकर क्या सोच रहे होंगे? देखिए संजय जी, थोड़ा सा मैं इस तस्वीर का जो ये तो परिणति है, इसके पीछे के बैकग्राउंड में जाता हूँ।
क्योंकि इसके पीछे जो खेल खेला गया है उन सारे प्लेयर्स को भी मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, और उनसे कहीं ना कहीं मेरी बातचीत भी होती रहती है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है कि जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होने जा रहा है 2024 में, तो सबसे ज्यादा जो बेचैनी थी वो संजीव बालियान के मन में थी कि भाई अगर ये गठबंधन हो गया तो वैसे ही मेरी पोजीशन जो है काफी कमजोर चल रही है। किसान आंदोलन की वजह से जो है बहुत ज्यादा नाराजगी किसानों में, विशेषकर जाटों में है, और लगभग एक सीट छोड़ करके सारी सीटें भी ये हार चुके थे। खतौली सीट भी उपचुनाव में हार चुके थे अपने संसदीय क्षेत्र की। तो इन्हें पूरा खतरा था कि ठाकुर भी नाराज हैं, जाट भी नाराज हैं, अन्य लोग भी जो है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, तो अब इसका इलाज क्या ढूंढा जाए। तो इन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष जो जाटी हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके साथ मिलकर के एक योजना तैयार की कि भाई सबसे पहले तो जो है अगर हम जयंत चौधरी को यहाँ ले आए तो सबसे पहले तो निपटारा होगा, वो होगा जो है, क्योंकि बागपत परंपरागत सीट रही है राष्ट्रीय लोकदल की। तो जो सत्यपाल चौधरी हैं, सत्यपाल सिंह हैं, कमिश्नर साहब और इसके अभी तक सांसद रहे पिछली बार, सबसे पहले तो वो सीट छिन करके राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में चली जाएगी तो इनका इलाज हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों का भी, यानी कि सतपाल सिंह का भी और संजीव बालियान का आपस में बड़ा 36 का आंकड़ा है। उनको दोनों को मालूम है कि अगर मैं कमजोर हुआ तो दूसरा मंत्री बन जाएगा, और दूसरे को मालूम है मैं कमजोर हुआ तो वो मजबूत हुआ तो वो मंत्री बन जाएगा। तो दोनों ही एक दूसरे को निपटाने की कोशिश में रहते हैं। तो इनकी चाल पहले पक्ष की जो है संजीव बालियान की कामयाब रही। ये किसी न किसी तरीके से जयंत चौधरी को यहाँ लाने में कामयाब रहे, और अपनी सीट इन्होंने सुरक्षित मानी कि भाई अब तो जयंत चौधरी के सपोर्ट के बाद जो मुझे जाटों का एक बड़ा जो है वर्ग वोट देगा तो मेरे जितने भी कष्ट हैं दूर हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ क्योंकि बागपत सीट सतपाल सिंह लड़ते अगर गठबंधन नहीं होता तो उस पर सीट जो है लोकदल के कोटे में चली गई तो उनका भी इलाज हो गया, वो भी घर बैठ गए। लेकिन अब खेल जो हुआ इसमें ये हुआ कि भाई जयंत चौधरी बहुत दिनों से इस मौके की तलाश में थे कि अपने पिताजी चौधरी अजीत सिंह जी की जो पिछली बार 2019 में हार हुई थी संजीव बालियान द्वारा मुजफ्फरनगर की सीट पर, उसका बदला लेने की वो सोच रहे थे। कार्यकर्ताओं में भी जो है बड़ी एक नाराजगी इनके प्रति थी। बहुत दिनों से 10 साल से आपस में लोकदल और भाजपा के कार्यकर्ता लड़ते भिड़ते रहे थे। तो इन्होंने डायरेक्टली तो ये दिखाया कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन इनडायरेक्टली संजीव बालियान की जड़ काटने का काम किया, और नतीजा ये हुआ कि अंत में संजीव बालियान वहां हार गए। तो एक तो संजीव बालियान वहां निपट गए, यहाँ पर क्योंकि सीट बागपत की लोकदल के पास आ गई तो सतपाल सिंह यहाँ निपट गए। अब जो तीसरे जाट नेता इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे वो है भूपेंद्र चौधरी। अब भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी जाट हैं, वो दूर से बैठे हुए देख रहे थे सारा तमाशा के एक ने दूसरे को निपटा दिया, दोनों निपट गए, अब मेरा कहीं आगे नंबर आ जाएगा, बढ़िया रहेगा। तो अब चर्चा ये चल रही है कि इनको भी निपटाया जा रहा है, क्योंकि जो है ओवरऑल खेल जो बाबा ने कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग तो आपके चैनल पे बार बार कह रहे हैं कि 40 से नीचे सीटें आएंगी भाजपा की, उन्होंने और ज्यादा उससे बढ़ते हुए उनको 33 सीटों पर भाजपा को समेटवा दिया। तो ये सारा खेल जो इस परिणति में हुआ, अब जब ये जो है हार गए तो इन्होंने भारी दबाव जाकर के संजीव बालियान हो या जो है अपने सत्यपाल सिंह हो या बाकी जाट नेता हैं, उन्होंने बनाया कि साहब इसकी वजह से हम हारे हैं जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी का कोई सहयोग हमें मिला नहीं है, इसका कोई लाभ हमें मिल नहीं रहा है, और बाकी सीटों पे भी जो प्रभाव होना चाहिए था, जैसे कैराना की सीट है हार गए, बिजनौर की सीट बड़ी मुश्किल से बची, सहारनपुर जो है भाजपा वाले हार गए, अमरोहा भी गिरते पड़ते, मेरठ भी गिरते पड़ते, अलीगढ़ भी गिरते पड़ते जीते, आगे रहे पीछे रहे, फतेहपुर सीकरी में बार बार आगे पीछे रहे। तो इनको लगा कि इसकी कोई उपयोगिता अब है नहीं, तो इसलिए जो है सबसे पहले तो ये इसको गठबंधन से बाहर किया जाए। इस बात की चर्चा मैं आपके चैनल पे भी पहले कर चुका हूं कि यदि इसने इनको नहीं जिताया संजीव बालियान को, ये इनका लिटमस टेस्ट है, तो संजीव बालियान और बाकी जाट लॉबी जो है वो इनको बाहर करने का काम करेगी। और अब जब हार ही गए तो इन्होंने बाहर करने का जो है एक षड्यंत्र रचा, और दूसरा उन्होंने प्रेफरेंस ये डाली कि अगर इसको बाहर नहीं भी करना है, इसको कोने में बिठा दो, इसको किसी हालत में मंत्रालय नहीं देना है। जबकि आज सेंट्रल हॉल में मंच पर जिनके एक एक सांसद थे, चाहे वो जीतनराम मांझी हो या अनुप्रिया पटेल हो या अजीत पवार हो, वो मंच पर सुशोभित हैं। इनके पास 2 सांसद लोकसभा के, ये खुद सांसद जयंत चौधरी राज्यसभा के, 10 सांसद 10 विधायक इनके जो है यहाँ पर भी हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब इसका मूल कारण ये है कि इनकी राजनीतिक उपयोगिता कुछ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 विधायक यदि कुछ करें
या ना करें तब भी इनकी सरकार पे यूपी में कोई असर भाजपा की पे नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार से 2 सांसदों से बहुत बड़ा तूफान नहीं आ रहा है, क्योंकि 290 प्लस पे वो चल रहे हैं और उन्हें ये भी मालूम है कि इसके पास अब और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इनका गेट इंडिया गठबंधन ने मजबूती से बंद कर दिया है, क्योंकि ये वहां से गद्दारी करके धोखा दे करके भागे थे और कौम ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। जो किसान कौम है या विशेषकर जाट कौम है, वो बिल्कुल स्वाभिमानी कौम है। 10 साल से मोदी के खिलाफ वो लड़ रही थी, तो अब कोई कारण नहीं था कि अचानक जाकर के वो मोदी के पक्ष में चली जाती, तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। भाजपा नेताओं ने भी इनका साथ छोड़ दिया, अब लगता है मोदी ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मंत्री भी ना बनाए जाएं, और नहीं बनाए गए तो जाट कौम और किसान कौम अति प्रसन्न होगी, जाट नेता जो हैं वो भी अति प्रसन्न होंगे, और इनकी बहुत ज्यादा कोई किसी को बिगाड़ देंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ये संभावना लग रही है, बाकी आगे जो है देखते हैं क्या होगा। जी जब आपने तो पूरा चित्रण ऐसा खींच दिया, बेचारे जयंत को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आपने। राशिद भाई इतने मन से गए थे जयंत चौधरी की क्रांति कर देंगे, सारी फतेह करा देंगे, 2 सीटें जिता भी ली अपनी। ज्यादा पुष्पेंद्र जी ने बताया खुद राज्यसभा सदस्य हैं, इतने विधायक हैं, और दूसरी लाइन में, पहली लाइन में भी दूसरी लाइन में, मंच तो छोड़ दो, दूसरी लाइन में बैठा दिया मोदी जी ने। ऐसा नहीं है कि कोई गलती से कोई कुर्सी ना लगी हो, वहां की कुर्सी पे कौन बैठता है ये एक एक चीज मोदी जी यूं करके कागज पेन पे लिखते हैं कि भाई यहाँ ये बैठेगा, यहाँ ये बैठेगा। होता भी है, प्रधानमंत्री का कार्यालय सीट प्लान लेके जाता है उनके पास में कि सर मंच पे इतने लोग बैठेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो भूल गए हों। सहयोगी दल की लिस्ट आती है कि ये सहयोगी दल है, तो मोदी जी ने टिक कर दिया होगा कि दूसरी लाइन में बैठाओ। मोदी जी इतना नाराज क्यों है जयंत चौधरी से? ऐसा कौन सी भैंस खोल ली मोदी जी की जयंत चौधरी ने कि दूसरी लाइन में बैठा दिया उनको? सर ऐसे समय में जब मांझी जी भी पद मांग रहे हैं तो मोदी जी को डर ये नहीं होगा कि ये आदमी जाटों का नेता है, 2 सांसद भी लेकर आया है, तो ये भी अपनी बात कहेगा, तो पहले ही इनको इनका कद दिखा दिया जाए। शायर का एक शेर और 2 मिसाल सुनाऊंगा आपको इसी टॉपिक पे। शायर ये कहता है संजय भाई कि जिसको जितनी जरूरत थी उतना मेरे साथ चला, जिसको जितनी जरूरत थी उतना मेरे साथ चला, मैं लेके चला था काफिला, शाम होते अकेला मिला। क्या बात है, तो शाम होते अकेले मिल गए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बिजनौर भारतीय जनता पार्टी की सीट जो इन्होंने जीती है अपने सिंबल पे लोकदल, वहां का कैंडिडेट चौधरी साहब जानते हैं गुजर है। वहां के जाटों ने भी, जाट कैंडिडेट होने के बावजूद, बसपा से जाट कैंडिडेट था, उसके होने के बावजूद भी ज्यादातर हिस्सा भारतीय जनता पार्टी यानी कि लोकदल को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी का ही नेता था, भले वो लोकदल के टिकट पर था, तो वहां के जाटों ने जाट को छोड़ करके वहां दे दिया। बागपत आ जाइए, बागपत में तमाम जाटों ने ज्यादातर वोट उसमें से वहां पर जो है जाट को दे दिया। अब कहने का मतलब यह है कि आ जाइए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जमीनी नाराजगी थी इसी बात को लेकर वहां के राजपूतों की कि आप हमारे 3,70,000 जो है वहां पर ठाकुर हैं फतेहपुर सीकरी में, आप बार बार जाट को टिकट क्यों दे देते हैं। वहां पर भी यही हुआ यह है कि मोदी जी जानते हैं कि कौन सा वर्ग मेरे साथ है और कौन सा वर्ग मेरे साथ नहीं है। ये तो इनको लाने के लिए एक परसेप्शन बनाना था कि देखो जयंत चौधरी भी हमारे साथ आ गए, वरना जयंत चौधरी की धरती पे इसी अनुप्रिया पटेल को भी बुलाया गया था। यहां कुर्मियों का कोई मसला नहीं है मुजफ्फरनगर क्षेत्र में, मेरठ क्षेत्र में, पश्चिम में, लेकिन वहां जब सम्मेलन हुआ तो इनको भी बुलाया गया, चौधरी साहब जानते हैं। अब वहीं बिजनौर में हुआ, वहीं मुजफ्फरनगर के पास हुआ, वहां चौधरी साहब को बुलाया नहीं गया। आपने हमने प्रोग्राम भी किया था, जयंत चौधरी रास्ते में फंसे रहे, मंच पर भी नहीं बुलाया। फिर ये गुस्से में आकर के बिजनौर भी नहीं गए। तो कहने का मतलब है इनकी पोजीशन को तो आंक लिया गया। मोदी जी जानते हैं कि कौन सा वर्ग मेरे साथ है। मैं बहुत पहले से एक बात कहता आया हूं कि 2017 में जितनी जाटों ने वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी को लोक नीति के डाटे के अनुसार, उससे ज्यादा वोट 2022 में दी हैं, जबकि किसान आंदोलन हुआ है। जाट वोट जो है संजय भाई 40 बरस से 30 बरस से भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। इसमें जयंत चौधरी हो या ना हो, आए या ना आए, ये वोट मोदी जी जानते हैं कि मुझे ही मिलेगा। और जब मुझे ही मिलेगा, वो तो परसेप्शन सेट करना था, इसलिए अखिलेश यादव से हटा करके इनको इधर लाया गया था। तो वहां, और वो जो खतौली हार गए थे उसका भी मेन वजह यही थी कि वहां कैंडिडेट भी गुजर था, मदन भैया,
इसलिए वो जीत गए थे। वरना मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर की जो हार हुई है संजीव बालियान की, वो भी जाटों की वजह से नहीं हुई है। बहुत ज्यादा वोट संजीव बालियान को पड़ा है, वो तो उसमें से कुछ वोट विधानसभा क्षेत्र का ठाकुरों का वोट संजीव बालियान को नहीं पड़ा, तो 24,000 से हार गए। तो जाट वोट मोदी जी जानते हैं। इस पूरी बात को बताने का मेरा मतलब यह है कि उनको मालूम है कि कुर्मी मुझसे छूट गया है, तो लिहाजा अनुप्रिया पटेल की सीट तो रख दो बिल्कुल बराबर में। जाट मेरे पास है तो लिहाजा जयंत चौधरी को बिठा दो नीचे, और बाद में अगर इनको ऊपर बिठा लिया तो ये हमारे सिर पे ना बैठ जाए और वो कहें साहब जरा केंद्र में कुछ मंत्रालय भी दे दो। रामविलास पासवान के बेटे ने अपने वोट बैंक को मजबूत करके अपने पोजीशन दिखाई और बराबर में बैठा है। शिंदे ने भी मजबूती दिखाई, वो भी बराबर में बैठे हैं, और अनुप्रिया पटेल और मांझी बराबर में बैठे हैं, एक सीट वाला बंदा। लेकिन जो 7% जाट है, हुकम सिंह पैनल के मुताबिक बहुत अच्छी पोजीशन है जाटों की भी और राजपूतों की भी, उसके बावजूद जयंत चौधरी अपनी जो है पोजीशन को पहचान नहीं पाए, उनको नीचे बिठा दिया गया। क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि बागपत हो या बिजनौर, मुजफ्फरनगर हो या सहारनपुर, जाट मेरे साथ है। इनको तो सिर्फ परसेप्शन के लिए लाया गया था, लेकिन जाट समाज जो एक बाकायदा एक अपना वकार रखता है, हरियाणा पट्टी हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पट्टी हो, और सरकार को झुका भी दिया, किसानों ने दिखाया, उसके बावजूद वो वाकई आहत होगा। उसको भी ये देखना चाहिए कि चलो तथाकथित हमारा नेता कैसा भी है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ भी गया, हम तो पहले से वहीं पर हैं, उसकी अगर इंसल्ट की जा रही है तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि मोदी जी पाटीदार जो है ना, वहां पर 0 टिकट है वहां, लेकिन उनको वोट पूरा मिल रहा है। मुसलमान 20% है लेकिन टिकट नहीं देंगे, उनको मालूम है किसको टिकट देना किसको नहीं देना है। तो जयंत चौधरी का नीचे बिठाना, इनको ये सूचना देनी कि आपको राज्यसभा मिल गई थी वहां से, अखिलेश यादव की तरह से हर जगह आपको ऐसा नहीं मिलता, वरना इज्जत जो है ना 7 सीटों में थी, अब पोजीशन भी बदल जाती जो यहाँ पे हालात हुए। जी बिल्कुल ठीक बात है पुष्पेन जी। देखा होगा कि अखिलेश यादव के संग जब थे जयंत चौधरी, अखिलेश यादव बहुत सम्मान देते थे, गाड़ी से छोड़ने आते थे, 7 सीटें दे दी थी, इन्होंने 5 मांगी थी, उन्होंने 7 सीटें दे दी थी। लेकिन मोदी जी ने ये हाल कर दिया कि दूसरी लाइन पे बिठा दिया। क्या लग रहा है मोदी जी भविष्य में इनका ध्यान रखेंगे पुष्पेन जी, या ऐसी ये साइडलाइन होकर बने रहेंगे? देखिए, जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, वहां पर इनको 7 सीटें दी जा रही थी, और निश्चित रूप से जो रिजल्ट अब आए हैं, ये निश्चित रूप से कम 5-6 सीटें उसमें से जीत जाती। और जो 43 सीटें इंडिया गठबंधन यहां जीत करके आया है, ये लगभग 50 सीटों पे 55 सीटों तक भी जा सकता था, क्योंकि इनका बाकी सीटों पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता। क्योंकि माकूल तरीके से जो है जाट वोट चाहता था कि भाजपा के विरोध में जाए, तो ये भी जो है एक नेगेटिविटी रही। और अगर ये डिफरेंस 10-12 सीटों का और कम हो जाता, तो आज हो सकता है इंडिया गठबंधन की सरकार बनती और इनकी हिम्मत सरकार बनाने की ना बनती। तो इन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया है, अपना भी, कम्युनिटी का भी और किसान समाज का भी। ये इनको रियलाइज होना चाहिए कि आप यदि दम्भ भरते हैं कि साहब हम चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को लेकर के आगे चल रहे हैं, हालांकि मैंने आपके चैनल पे भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, अरे भाई समाज के लोगों, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आपसे पूछ भी रहा हूं, इसी व्यक्ति के सर पे आपने जो है वहां छपरौली में पगड़ी बांधी थी। अगर कोई और होता जिसको नीचे बिठा दिया गया होता, वो वहीं लात मार के चले जाता वहां से कि ठीक है इंडिया गठबंधन वाले बुलाएं ना बुलाएं, मुझे यहाँ पर जब सम्मान नहीं मिल रहा है तो मैं इस सेंट्रल हॉल में मैं यहाँ तमाशा देखने के लिए, ताली बजाने के लिए आया हूँ। मैं 2 सांसद लेकर के आया हूँ और 1 सांसद वाले 3 आदमी मेरे सामने बैठे हैं, मैं यहाँ नीचे क्यों बैठूंगा? ये सीटिंग अरेंजमेंट पहले ही सूचित किया जाता है, या किसका कहाँ सीटिंग अरेंजमेंट होगा, कौन प्रस्ताव रखेगा, उसको कौन बैकअप करेगा, कौन कब भाषण देगा, कौन कितनी दूर प्रधानमंत्री के नजदीक कौन बैठेगा, दूर कौन बैठेगा। तो इनको मालूम था कि आज तुम्हारी एक तरीके से बेइज्जती होने जा रही है, तुमको मंच पे स्थान नहीं दिया जा रहा है, फिर भी ये वहां चले गए। तो किसी महान नेता के घर में पैदा होने से वो व्यक्ति महान हो जाएगा या उसकी विरासत का वो क्लेमेंट हो जाएगा या दावेदार हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। और जब तक हम इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी समाज हो, जाट समाज हो या और समाज हो, कि भाई यदि कोई मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, भाई मुलायम सिंह जी का ये बेटा है अखिलेश यादव, पहले मुलायम सिंह जी 35 विधायक सांसद लेकर के एक बार 2004 में आए थे, आज इन्होंने 37 ला करके उस रिकॉर्ड को तोड़ा। इन्होंने जस्टिफाई किया कि मैं उनके जाने के बाद इंडिपेंडेंटली भी अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूं।
मैं मेहनत कर सकता हूँ। और इन्होंने क्या जस्टिफाई किया कि हमें 7 मिल रही थी, हम 5-6 जीत जाते, सरकार में भी आ जाते, लेकिन आज हम 2 पर बैठे हैं और हमारी बेइज्जती की जा रही है और हम फिर भी खुशी-खुशी उस हॉल में जाकर के वहां बैठ रहे हैं ताली बजाने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को के प्रति लोगों को सचेत रहना चाहिए कि भाई ये आपकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं या ये आपकी बेइज्जती करा रहे हैं। आज मैं खुद, मुझे बड़ी दया तरस भी आया, भाई चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का दम भरने वाले व्यक्ति को इस तरीके से बिठा दिया गया और ये दाएं बाएं ताक रहे थे जिस तरीके से, ऐसा लग रहा था कि इनको, इनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई हो कि साहब पता नहीं अब मंत्री में भी नंबर नहीं आया तो क्या होगा। और एक डर और इनको ये बता दूं आपको, ये दो जो सांसद हैं, ये तो चंदन चौहान तो पहले समाजवादी पार्टी, पहले लोकदल में थे, फिर समाजवादी में थे। इनके पिताजी संजय चौहान जी खुद जो है लोकदल से सांसद बने थे। तो उल्टा पलटी होकर के कहाँ चले जाए क्या पता लग रहा है, दूसरा वाला कहाँ चला जाए क्या पता लग रहा है। तो ये 2 सांसद है, 2 सांसदों को तोड़ने में तो 2 ही मिनट लगाएगा मोदी। तो ये ऐसी स्थिति में इनकी पार्टी भी कल को टूट सकती है, ये भय भी उनको होगा। और सबसे बड़ा भय तो ये ऑप्शन क्या है, जहां पर जो है बड़ी इज्जत मिल रही थी, उस गठबंधन को छोड़ करके तुम भागे, भगोड़े तुम साबित हुए, गद्दार तुम साबित हुए। अब उसको दोबारा से कौन लेगा? अखिलेश यादव तो भयंकर नाराज है इनसे, किसी हालत में सरकार बने या ना बने इस व्यक्ति को लेना ही नहीं है। और लोग इनसे, जो कांग्रेस वाले इनसे नाराज है, तो उन्होंने तो जो ऑप्टिक्स थी वो खराब की ना उस टाइम के, भाई एक गठबंधन का साथी छोड़ के चला गया, तो जनता जबरदस्त चुनाव लड़ गई। अगर ये भी वहां बने रहते, तो सोचिए नीतीश कुमार भी वहां बने रहते, तो आज किसकी सरकार बन रही होती? स्पष्ट रूप से जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही होती, जिसकी किसी ने 4-5 महीने पहले कल्पना नहीं की थी। तो इतना बड़ा नुकसान इन्होंने किया है कि जो जाटों के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई, हरियाणा में 30-32 लड़के हमारे जो है जवान शहीद किए, किसानों को 750 किसानों के शहीद करने का जो सरकार जिम्मेदार है, कुचलने की जो टेनी महाराज, टेनी को टिकट दे दिया, वो तो जनता ने उसको हरा दिया। महिला पहलवानों का जो बेइज्जती की गई, उसके लड़के को टिकट दे दिया। तो ये इनके ऊपर खुद हाथरस में जो है लाठियां चलाई, सारी बात भूल करके वहां बैठ गए और आज बेइज्जती हो रही है, तब भी इनको शर्म नहीं आ रही, वहां उठ करके चले जाते, भाई मैं नीचे नहीं बैठूंगा। 2 सांसद वाले अगर ऊपर बैठेंगे, एक सांसद वाला ऊपर बैठेगा तो मैं भी वहीं बैठूंगा, वरना जो है ठीक है, वो मुझे ले ना ले इंडिया गठबंधन वाले, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं नए सिरे से अपनी राजनीति का गठन करना जानता हूं। तो उसको कहते हैं लीडर। ये लीडर नहीं है, ये डीलर है, ये डील करते हैं केवल कि यहाँ क्या मिलेगा, वहां क्या मिलेगा। और चौधरी चरण सिंह जी अगर आज जिंदा होते, इनको 2 मिनट में कान ऐंठ के कह देते भाई ये मेरी विरासत का कोई हकदार नहीं है, इस व्यक्ति के साथ बिल्कुल मत जाना। चौधरी अजीत सिंह जी के बारे में कह दिया था उन्होंने एक बार कि भाई ये अमेरिका में पैदा हुए हैं, इनका कोई लेन देन नहीं है। हालांकि चौधरी अजीत सिंह ने फिर भी काफी अच्छी तरीके से उस विरासत को चलाया। इन्होंने तो उसका भी जो है एकदम बंटाधार कर दिया है। ना इनके पास जो है अब आज की तारीख में वोटर बचा है, ना इनकी कोई स्थिति है। इनके आने जाने से ना यूपी की सरकार पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना केंद्र की सरकार पे फर्क पड़ रहा है, कोने में पड़े हैं। और 2027 में तो इनका इतना बुरा हाल होगा, आप परिकल्पना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत गलत स्टेप उठाया, लेकिन देखते हैं राजनीति में क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, राशिद जी, आपने समय दिया, आभार आपका। तो ये थे पुष्पेंद्र जी और राशिद जी, और हम लोग बात कर रहे थे जयंत चौधरी के अपमान का। ठीक बात है, आदमी को अपना मान और स्वाभिमान तो जिंदा रखना चाहिए। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन आदमी का मान और सम्मान बचा रहता है। लेकिन अजीत सिंह के बेटे की मर्जी है, वो जो चाहे वो करें। फिलहाल मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप अपनी राय जरूर बताइएगा, बातचीत कैसी लगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।